गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद चेतना नंदवानी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी हरियाणा की पॉलिटी के ऊपर सेकंड क्लास है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में हरियाणा की पॉलिटी के बारे में यानी कि हरियाणा की राजनीति के बारे में क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किसी भी राज्य की जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो अपना काम तीन तरह से करती है, यानी कि उसको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहली हमारी आती है विधायिका, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर, दूसरी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, और तीसरी हमारी आती है न्यायपालिका, जिसे कहते हैं जुडिशरी। तो हम लेजिस्लेचर के बारे में थोड़ा सा लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो हमने अपनी जो क्लास एंड की थी वो की थी कि लेजिस्लेचर असेंबली के कौन कौन से मेंबर हरियाणा के अंदर अभी तक रह चुके हैं, तो ये हम डिस्कस कर चुके थे। अगर किसी को यहाँ तक का टॉपिक क्लियर नहीं है तो वो सबसे पहले अपनी क्लास 1 ले पॉलिटी के ऊपर, उसी के बाद अपनी क्लास 2 कंटिन्यू करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा में लोकसभा की जो सीट्स हैं वो कितनी हैं, राज्यसभा की सीट्स कितनी हैं, इसके अलावा लोकसभा में मैक्सिमम अगर बात करें एरिया वाइज तो सबसे ज़्यादा सीट्स कहाँ पर हैं, इसके अलावा पॉपुलेशन की बात करें यानी कि जनसंख्या के अनुसार हरियाणा में कहाँ की सीट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे। इसके अलावा एक दो टॉपिक और देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव क्या होती है, यानी कि कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका में कौन कौन से मेंबर काम करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे गवर्नर, सीएम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे अभी तक गवर्नर रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हरियाणा में अगर हम लोकसभा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा की कितनी सीटें रिजर्व हैं। तो याद रखना स्टूडेंट्स, हरियाणा के अंदर लोकसभा की टोटल 10 सीटें रिजर्व हैं, यानी कि रिजर्व नहीं सॉरी, हरियाणा में लोकसभा की टोटल 10 सीटें हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा की हरियाणा से टोटल 5 सीटें हैं। तो 5 सीट जो है वो राज्यसभा की हैं और 10 सीटें 10 सीट्स आपकी हैं लोकसभा की। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे ज्यादा सीटें यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स अगर हम बात करें हरियाणा में कहाँ की हैं, तो सबसे ज्यादा सीट हमारी है भिवानी और महेंद्रगढ़। तो भिवानी, ठीक है, भिवानी और महेंद्रगढ़, ये दो जगह ऐसी हैं जहां की सीटें लोकसभा से सबसे ज्यादा हैं एरिया वाइज। बिल्कुल, अगर बात करें एरिया वाइज, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज लोकसभा की जो सीटें हैं वो सबसे मैक्सिमम सबसे ज्यादा कहाँ की है। दूसरा अगर हम बात करें, ये तो हमारी क्या थी एरिया वाइज। दूसरा अगर हम बात करें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यानी कि जनसंख्या के अनुसार अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं वो आपकी हैं फरीदाबाद। कहाँ की है स्टूडेंट्स? फरीदाबाद। तो हरियाणा से लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? 10 सीटें। राज्यसभा से टोटल कितनी सीटें हैं? 5 सीटें। इसके अलावा एरिया वाइज अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सीट हरियाणा के कहाँ से हैं? भिवानी और महेंद्रगढ़ से हैं सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की एरिया वाइज। दूसरी अगर जनसंख्या की बात करें पॉपुलेशन वाइज तो सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो कहाँ से हैं? फरीदाबाद से। ठीक है, तो ये आपको सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5 और मैक्सिमम सीट्स अगर बात करें तो भिवानी और महेंद्रगढ़, और अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो फरीदाबाद। तो ये तो था हमारा लेजिस्लेचर का टॉपिक यानी कि विधायिका का टॉपिक। तो विधायिका में कौन कौन से भाग होते हैं, हरियाणा में टोटल विधानसभा के कितने मेंबर्स होते हैं, और अगर विधानसभा का आप मेंबर बन चुके हो तो आपका टाइम पीरियड यानी कि टेन्योर जिसे कहते हैं वो कितना होता है, क्या क्या एज होनी चाहिए, तो ये सब हमने अभी तक पढ़ा। इसके अलावा हमने कभी तक 2 शॉर्टकट देखे थे कि जो आपकी लोकसभा के लिए 2 रिजर्व सीट होती है हरियाणा की, उसको याद करने का शॉर्टकट क्या था। अगर किसी को शॉर्टकट नहीं आता तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां से देखिए। इसके अलावा 17 सीट्स जो हैं वो हरियाणा के अंदर रिजर्व की गई हैं SC BC यानी कि
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 17 सीट्स जो है वो रिजर्व हैं। तो वो रिजर्व सीट को याद करने का हमारा शॉर्टकट था, अगेन वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारा था लेजिस्लेचर का टॉपिक। अब हम देखते हैं आगे एग्जीक्यूटिव, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। तो हरियाणा में अगर बात करें या फिर किसी भी राज्य की अगर बात करें तो हर स्टेट के अंदर एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका अपना काम कैसे किया जाता है, यानी कि पूरे के पूरे राज्य में काम को कैसे बांटा जाता है, वो काम कैसे करना है। क्योंकि देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि विधायिका जो होती है ना वो कानून बनाती है, तो उस कानून को लागू भी तो करवाना पड़ेगा। तो उस कानून को किसी राज्य में लागू करवाने का जो काम करती है वो आपकी कौन करती है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका करती है। तो किसी भी कानून को जो लागू करवाया जाता है वो वहां की कार्यपालिका के द्वारा करवाया जाता है, यानी कि वहां की एग्जीक्यूटिव के द्वारा करवाया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव में मेन 3 पार्ट्स काम करते हैं, यानी कि 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है वहां का गवर्नर, जो कि सबसे ऊपर माना जाता है किसी भी राज्य में। तो किसी भी राज्य में जो वहां का राज्यपाल होता है वो सबसे ऊपर माना जाता है। उसके बाद उसके नीचे आता है वहां का चीफ मिनिस्टर। तो उसके नीचे क्या आता है, वहां का चीफ मिनिस्टर। और फिर तीसरा हमारा आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद। तो देखो अगर हम बात करें कार्यपालिका की, यानी कि किसी भी राज्य में अगर हमें किसी काम को करवाना है, यानी कि उस कानून को लागू करवाना है, तो लागू करवाने के लिए देखो 1 या 2 मेंबर तो हो नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा राज्य होता है उसमें खाली 1 या 2 मेंबर जो है वो तो काम कर नहीं सकते, इतने बड़े राज्य को नहीं मेंटेन कर सकते। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है काफी सारे मंत्री की। तो काफी सारे मंत्रियों की जरूरत पड़ती है उस राज्य को चलाने के लिए। इसीलिए किसी भी राज्य में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना मंत्री परिषद के, काफी सारे मंत्रियों के बिना उस राज्य को नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं, उसे 1 या 2 जने नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव में 3 टाइप के मेंबर्स, वहां का राज्यपाल, वहां का सीएम और वहां के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं राज्यपाल के बारे में। तो किसी भी राज्य के जो राज्यपाल होते हैं ना उनको नियुक्त कौन करता है, यानी कि किसी भी राज्य के जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर को अपॉइंटमेंट देता है, यानी कि उसको नियुक्त कौन करता है, तो किसी भी देश का प्रेसिडेंट। तो जो देश का प्रेसिडेंट होता है यानी कि देश का राष्ट्रपति होता है, वो किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है। अब देखो गवर्नर बनने के लिए, अगर सपोज करो मैं ही चाहती हूं कि मुझे गवर्नर के लिए अप्लाई करना है, तो गवर्नर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो नंबर 1, सबसे पहली बात गवर्नर बनने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए 35 ईयर्स। 35 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए गवर्नर बनने के लिए। क्लियर। दूसरा अगर बात करें मेन, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यानी कि देश का नागरिक होना बहुत जरूरी है। उस देश का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। तीसरा, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होने चाहिए, ना तो सेंटर में ना ही किसी स्टेट में। ठीक है ना, तो ये 3 क्वालिफिकेशन असेंशियल है अगर आप चाहते हो कि गवर्नर के लिए अप्लाई करना। तो गवर्नर बनने के लिए मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। सेकेंड अगर बात करें तो इंडिया के आप होने चाहिए सिटीजन, यानी कि भारत के नागरिक होने चाहिए। तीसरा, आपकी कोई सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, ना तो सेंटर में और ना ही स्टेट में। तो ये क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप गवर्नर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। ठीक है, तो अगर हम बात करें हरियाणा की,
तो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं हरियाणा के राज्यपाल यानी कि हरियाणा के गवर्नर के बारे में। तो अगर हम हरियाणा का राज्यपाल की बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला गवर्नर कौन था, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा सेकेंड नंबर का, या फिर एट प्रेजेंट जो अब चल रहा है। तो आपको मेन याद करने हैं स्टार्टिंग के और एंडिंग के, ठीक है। तो सबसे पहला जो गवर्नर हरियाणा के थे वो थे धर्मवीर। तो सबसे पहले कौन से थे? धर्मवीर। तो पहले गवर्नर जो थे हरियाणा के वो थे धर्मवीर। तो दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर कौन थे स्टूडेंट्स? तो दूसरे नंबर पर थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, ठीक है। तो पहले नंबर पर कौन थे? धर्मवीर। दूसरे नंबर पर कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। उसके बाद आपसे पूछे जाएंगे अब के, यानी कि एट प्रेजेंट। तो अब 18th नंबर, 18वें नंबर पर है बंदेरू दत्तात्रेय। तो कौन है स्टूडेंट्स? बंदेरू दत्तात्रेय। तो बंदेरू दत्तात्रेय जो है वो एट प्रेजेंट यानी कि 18th नंबर के राज्यपाल हैं। इससे पहले यानी कि 17th नंबर, इससे पहले कौन थे स्टूडेंट्स? तो सत्यादेव नारायण आर्य। इससे पहले कौन थे? सत्यादेव नारायण आर्य। तो सत्यादेव नारायण आर्य जो थे वो 17th नंबर के हमारे गवर्नर रह चुके हैं हरियाणा के। और 16th यानी कि उससे पहले की अगर बात करें तो थे कप्तान सिंह सोलंकी। तो कप्तान सिंह सोलंकी। अच्छा एक बात और स्टूडेंट्स, ये जो आपके बंदेरू दत्तात्रेय थे ना, ये पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश से जब ये हटे तो फिर बनाए गए थे ये हरियाणा के। तो इससे पहले जो थे ये कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ये रह चुके हैं, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि गवर्नर के लिए हरियाणा में गवर्नर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? तो एज चाहिए किसी भी राज्य में गवर्नर बनने के लिए 35 साल। दूसरा, वहाँ के होने चाहिए सिटीजन, किसी भी देश के, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। और तीसरा, आप गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होने चाहिए। फिर हमने ये देखा कि हरियाणा में जो गवर्नर हैं वो अभी तक कौन कौन से रह चुके हैं। तो सबसे पहले कौन थे? धर्मवीर। दूसरे नंबर पर वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और एट प्रेजेंट यानी कि 18th नंबर पर है बंदेरू दत्तात्रेय। इससे पहले यानी कि 17th नंबर, इससे पहले हमारे रह चुके हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और उससे भी पहले 16th नंबर के कप्तान सिंह सोलंकी। तो ये सभी काफी इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे गवर्नर रह चुके हैं। क्लियर? तो ये थे हमारे गवर्नर की लिस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे की तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि किसी भी राज्य के सीएम के बारे में। अभी तक हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा कि हरियाणा में अभी तक कौन कौन से राज्यपाल रह चुके हैं। तो अब हम देखते हैं सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करवाता है? वहाँ का राज्यपाल करवाता है स्टूडेंट्स। तो सीएम की अपॉइंटमेंट वहाँ का राज्यपाल करवाता है। तो अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सबसे पहले कौन थे सीएम? तो सबसे पहले थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो भगवत दयाल शर्मा जो थे वो सबसे पहले सीएम थे हरियाणा के। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर थे वीरेंद्र सिंह। तो दूसरे नंबर पर कौन थे स्टूडेंट्स? वीरेंद्र सिंह। तो पहले नंबर पर भगवत दयाल शर्मा, दूसरे नंबर पर वीरेंद्र सिंह। उसके बीच के आपको एक दो बातें मैं बताऊंगी अभी, वो आपको लर्न करनी है। इसके अलावा सीएम तो आपको फर्स्ट, सेकंड और लास्ट जो अभी चल रहे हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट कौन है? सभी को पता है, मनोहर। अभी कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो अभी कौन से हैं? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम। और इससे पहले
मनोहर लाल खट्टर से पहले की अगर बात करें तो पहले थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो इससे पहले कौन से रह चुके हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो देखो हमारे अभी तक सीएम हरियाणा के सबसे पहले थे भगवत दयाल शर्मा, दूसरे नंबर पर थे स्टूडेंट्स वीरेंद्र सिंह। एट प्रेजेंट जो अभी हैं वो है मनोहर लाल खट्टर, और इससे पहले जो थे वो थे भूपेंद्र सिंह, क्लियर, हुड्डा। उसके बाद अगर बात करें हम आगे की तो आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट, सबसे ज्यादा बार ऐसे कौन हैं जो कि हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, या फिर लगातार सबसे ज्यादा बार कौन है। तो अब हम ये देखते हैं क्वेश्चंस कि जो आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें सबसे लंबा समय किस सीएम का रहा है, तो लिख लो स्टूडेंट उसको, भजन लाल। हरियाणा में सबसे लंबा समय रहा है भजन लाल का। दूसरा नंबर, दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी, सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे ज्यादा बार जो बने हैं, सबसे ज्यादा बार जो हरियाणा के सीएम बने वो बने ओम प्रकाश चौटाला। ये सबसे ज्यादा बार अभी तक हरियाणा में सीएम रह चुके हैं। और अगर आपसे पूछा जाए लगातार सबसे ज्यादा बार कौन रहे हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए कि लगातार सबसे ज्यादा बार कौन से सीएम रहे हैं, तो वो रहे हैं स्टूडेंट्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये 3 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, लंबे समय का अगर बात करें तो सबसे लंबा जो टाइम रहा है वो रहा है भजन लाल का। दूसरा, सबसे ज्यादा बार जो बने हैं वो बने हैं ओम प्रकाश चौटाला, टोटल अगर बात की जाए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लगातार सबसे ज्यादा बार कौन बना, तो वो बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्लियर। तो ये थे हमारे सीएम के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देखा कि लोकसभा के हरियाणा में टोटल सीट्स, राज्यसभा के बारे में देखा, ठीक है, एरिया वाइज सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट्स कहाँ की हैं और पॉपुलेशन वाइज कहाँ की हैं। यहाँ तक करने के बाद फिर हमने कार्यपालिका शुरू की, यानी कि एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में हमने देखा अभी तक 2 मेंबर के बारे में, एक हमने पढ़ा राज्यपाल यानी कि वहाँ के गवर्नर के बारे में, और दूसरा हमने क्या देखा, वहाँ के सीएम के बारे में। तो हरियाणा से रिलेटेड आपको एग्जीक्यूटिव के अंदर यहीं तक करना है। अब चलते हैं आगे जुडिशरी के बारे में हरियाणा की। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो हरियाणा की जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के ऊपर रहेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा की जुडिशरी यानी कि हरियाणा की न्यायपालिका। तो देखो स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ते हैं जुडिशरी के बारे में यानी कि न्यायपालिका। तो हमने फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा जुडिशरी की डेफिनेशन देखी थी कि जो न्यायपालिका होती है उसका क्या मीनिंग है। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी देश के जो कानून होते हैं वो वहाँ की लेजिस्लेचर बनाती है यानी कि वहाँ की विधायिका बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसे लागू करवाती है, उसे फॉलो करवाती है। तीसरा, जो न्यायपालिका होती है ना, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, ये न्यायपालिका ये देखती है कि जो कानून हैं, जो कानून बनाए गए थे, क्या वो सही से फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। यानी कि इसका मेन काम होता है चेक करना कि जो लॉ बने थे वो सही से एग्जीक्यूट हुए या नहीं हुए। तो हम बात कर रहे हैं राज्य की। तो अगर किसी भी स्टेट की बात करें तो हर स्टेट में सबसे ऊपर मानी जाती है हाई कोर्ट। तो सबसे ऊपर किसी भी देश में, किसी भी स्टेट के अंदर क्या मानी जाती है, हाई कोर्ट मानी जाती है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 214 की अगर बात करें तो उसी में हमारे संविधान में लिखा गया है कि हर राज्य के पास एक उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का होना
कंपल्सरी है। तो 214 आर्टिकल में यही लिखा गया है कि हर राज्य के पास एक हाई कोर्ट जरूर होगी। क्लियर? एक बात और, 1956 से पहले की बात है, 1956 से पहले की बात है, ये बोला गया था कि हर राज्य के पास एक हाई कोर्ट होगी। लेकिन 1956 में 7वां संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 7वां संविधान का जो चेंज हुआ था, उसमें ये बोला गया कि एक से ज्यादा राज्य के पास भी एक हाई कोर्ट हो सकती है। तो क्या बोला गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कि एक से ज्यादा स्टेट्स के पास भी क्या हो सकती है, एक हाई कोर्ट हो सकती है। जैसे कि हमारे हरियाणा और पंजाब, तो हरियाणा और पंजाब दोनों के दोनों की एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, तो हरियाणा पंजाब जो है उन दोनों के पास एक ही हाई कोर्ट है। ये बोला गया था 1956 के बाद। 1956 से पहले क्या था स्टूडेंट्स कि हर राज्य के पास सिर्फ एक हाई कोर्ट होगी। लेकिन 1956 के बाद 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, यानी कि 7वां चेंज किया गया था संविधान में, जिसमें यह बोला गया कि एक से ज्यादा राज्य के पास भी एक हाई कोर्ट हो सकती है। क्लियर? तो देखो, अगर हम बात करें जुडिशरी का मेन काम क्या है, चेक करना कि जो लॉ बने थे वो सही से फॉलो हुए या फिर नहीं हुए। और हर राज्य के पास एक हाई कोर्ट होगी, ये बोला गया था आर्टिकल नंबर 214 में। और 1956 से पहले क्या था कि हर राज्य के पास सिर्फ एक हाई कोर्ट होगी, लेकिन उसके बाद ये बोल दिया गया कि एक से ज्यादा राज्य के पास एक हाई कोर्ट हो सकती है। ठीक है, तो जब ना हम अपने हिस्ट्री पे चलते हैं, यानी कि हम अपने इतिहास पे चलते हैं थोड़ा सा। पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, यानी कि ये बात है 1947 से पहले की। देखो, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ना, तो हमारी एक ही कोर्ट थी, जो कि थी लाहौर कोर्ट। ठीक है, तो पंजाब जो हाई कोर्ट थी ना, उसका नाम, पंजाब हाई कोर्ट का पहले नाम था लाहौर हाई कोर्ट, और ये बनी थी 1919 में। तो 1919 में लाहौर हाई कोर्ट बनाई गई थी। ठीक है, अब देखो, इस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लाहौर हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे। तो लाहौर हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे सर शादी लाल, जो कि स्टूडेंट्स रेवाड़ी के थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें हिस्ट्री में, पहले चलते हैं। पहले पंजाब हाई कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट भी बोला जाता था। 1919 में लाहौर हाई कोर्ट बनी। ठीक है, और इसके पहले चीफ जस्टिस थे सर शादी लाल, जो कि रेवाड़ी के थे। अब हुआ क्या, तब तक तो सब सही था जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि देश एक ही था। ठीक है, लेकिन जैसे ही देश आजाद होता है, 1947 की ये बात है, आपने पहले पढ़ा भी होगा कि 1947 में हमारे देश का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, जो कि सर रेडक्लिफ थे, जिन्होंने एक लाइन लगाई थी, जिसे रेडक्लिफ लाइन ही बोल दिया गया। उन्होंने उस लाइन के अकॉर्डिंग देश को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया था। तो देखो हुआ क्या, ये पंजाब था पहले पूरा, ये सब एक ही था। जैसे ही सर रेडक्लिफ ने लाइन लगाई, ठीक है, क्या नाम था, रेडक्लिफ। तो सर रेडक्लिफ आते हैं, उन्होंने एक लाइन लगाई जिसकी वजह से पंजाब के 2 हिस्से हो गए। ठीक है, एक आपका था बन गया वेस्ट पंजाब, और एक हमारा क्या बन गया, ईस्ट पंजाब। तो पंजाब के 2 हिस्से हो गए, एक बन गया हमारा वेस्ट और एक बन गया हमारा ईस्ट। अब देखो क्या हुआ, लाहौर हाई कोर्ट 1919 में बनी थी, और लाहौर हाई कोर्ट कहाँ चली गई, लाहौर हाई कोर्ट थी यहाँ पर, ये जो मैंने डॉट लगाया है, यहाँ पर हमारी कौन सी कोर्ट थी, लाहौर हाई कोर्ट। अब जैसे ही देश का बंटवारा होता है, ये लाहौर हाई कोर्ट चली जाती है पाकिस्तान के हिस्से में। ठीक है ना, अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि हमारे देश के पास तो हमारे स्टेट के पास तो हाई कोर्ट है ही नहीं, है ना। तो पंजाब की जो हाई कोर्ट थी, जिसे लाहौर हाई कोर्ट कहा जाता था, वो हाई कोर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि वो चली गई पाकिस्तान के हिस्से में। तो होता क्या है, ये जो वेस्ट पंजाब वाला हिस्सा जो कि पाकिस्तान में चला गया, जिसकी वजह से
ये जो लाहौर हाईकोर्ट, जिसे पंजाब हाईकोर्ट भी कहा जाता था, वो वहां पर चली गई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर अब कोर्ट बनाना अनिवार्य हो गया, यानी कि यहाँ पर अब कोर्ट बनाने की जरूरत पड़ गई। तो होता क्या है कि अब उसके बाद आपने पढ़ा था 1966 में बना था हरियाणा, ठीक है, 1971 में बना हिमाचल प्रदेश। तो क्या हुआ, हरियाणा को, हिमाचल प्रदेश को और पंजाब को, इन तीनों को एक कर दिया गया, जिसको बना दिया गया पंजाब। इसको क्या बना दिया गया, पंजाब बना दिया गया, ठीक है। और पंजाब की जो कैपिटल थी, पंजाब की जो कैपिटल थी स्टूडेंट्स, वो क्या थी, शिमला, ठीक है। पंजाब की कैपिटल क्या थी, शिमला। तो अब जो हाई कोर्ट बनाई गई वो बनाई गई शिमला में, ठीक है। तो अब एक यूनिट जो थी ना, वो पंजाब हाई कोर्ट की, वो कहाँ थी, शिमला में थी। इसीलिए तीनों के तीनों को एक करके पंजाब बना दिया और पंजाब की कैपिटल बना दी शिमला, ठीक है। तो अब ये जो हाई कोर्ट थी ना, वो थी शिमला में। तो अब हाई कोर्ट कहाँ बनाई गई, शिमला में बनाई गई। आपके पास पूछा जाएगा कि जब ये हाई कोर्ट शिमला में बनी तो इसके चीफ जस्टिस भी तो होंगे। तो इसके अगर चीफ जस्टिस की बात करें शिमला के, तो शिमला हाई कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस की अगर बात किया जाए तो उनका नाम था जे.सी. रामलाल। तो जे.सी. रामलाल जो थे वो पहले चीफ जस्टिस बनाए गए शिमला हाई कोर्ट के। तो यहां से हमारा कोर्ट सिस्टम शुरू होता है हरियाणा का। तो देखो एक बार दोबारा, मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले पंजाब हाई कोर्ट जो था उसे लाहौर हाई कोर्ट भी कहा जाता था, या फिर लाहौर हाई कोर्ट को पंजाब हाई कोर्ट भी कहा जाता था। 1919 में लाहौर हाई कोर्ट बनाई गई लाहौर में, और जिसके पहले चीफ जस्टिस थे सर शादीलाल, जो कि रेवाड़ी के थे। अब होता क्या है, 1947 तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही 1947 में हमारे देश का बंटवारा होता है, सर जॉन क्लिफ जिनका नाम था, उन्होंने एक लाइन लगाई जिसे रेड क्लिफ लाइन भी बोल दिया गया। उन्होंने जैसे ही लाइन लगाई तो पंजाब के दो हिस्से हो गए, एक हो गया आपका वेस्ट और एक हो गया ईस्ट। अब जो वेस्ट वाला पार्ट था ना, वहां पर थी लाहौर हाई कोर्ट, जो कि चली गई वेस्ट वाले साइड यानी कि पाकिस्तान में। तो बच गया हमारा, तो यहाँ हमारा पोर्शन जो बच गया ईस्ट पंजाब। अब क्या कर दिया गया, जब 1966 में हरियाणा बना और 1971 में हिमाचल प्रदेश बना, तो पंजाब को इन दोनों के साथ मिला के पूरा पंजाब बना दिया गया, यानी कि इन तीनों को एक साथ कर दिया गया, जो कि बना दिया गया पंजाब, जिसकी कैपिटल रखी गई शिमला। और शिमला के जो पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए, जिनका नाम था जे.सी. रामलाल। तो जे.सी. रामलाल जो थे वो क्या बनाए गए वहां के चीफ जस्टिस। तो क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक ये थी हमारी हाई कोर्ट की हिस्ट्री। अब देखो क्या होता है, जैसे ही 1947 में हमारे देश आजाद होता है, तो हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे देश के जो फर्स्ट पीएम बनते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमारी हरियाणा और पंजाब की जो हाई कोर्ट थी उसे क्या कहा जाता था और वो कहाँ पर थी। तो 1947 से पहले की अगर बात करें तो हमने अभी तक पढ़ा है कि 1947 से पहले जो हमारी हरियाणा पंजाब की हाई कोर्ट थी वो पंजाब हाई कोर्ट उसे कहा जाता था, और या फिर लाहौर हाई कोर्ट। तो जैसे हमारा देश आज़ाद होता है, सर रेडक्लिफ ने एक लाइन लगाई थी, लाइन खींची थी, जिसको रेडक्लिफ लाइन बोला गया। उसके जस्ट बाद जो लाहौर हाई कोर्ट का हिस्सा था वो चला गया हमारा वेस्ट पंजाब में। उसके बाद बना दिया गया हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, तीनों को एक ही करके पंजाब बना दिया गया, और पंजाब की जो कैपिटल थी वो रख दी गई शिमला। तो शिमला के हम देख चुके कि सबसे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, जे.सी. रामलाल। अब देखो ये तो बात थी 1947 की। तो जैसे ही 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, तो हमारे देश के जो सबसे पहले पीएम बनते हैं वो बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो देखो जैसे ही वो पीएम बनते हैं तो उनका ना एक सपना था कि मुझे देश में एक ऐसी स्टेट बनानी है, एक ऐसा राज्य बनाना है जो कि पूरे देश का सबसे सुंदर राज्य हो। तो याद रखना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर।
तो जवाहरलाल नेहरू के जो सपनों का शहर है वो याद रखना, वो कौन सा है? चंडीगढ़। तो जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर क्या है? चंडीगढ़। तो उन्होंने क्या किया, इस चंडीगढ़ शहर को डिजाइन करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट किया जो कि एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था। तो अमेरिकन आर्किटेक्ट जो थे उन्होंने अपॉइंट किया जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था मैथ्यू जोवी। उन्होंने एक पर्सन को अपॉइंट किया मैथ्यू जोवी और उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप हमारे देश में एक ऐसा शहर बनाओगे जो कि पूरे देश के अंदर क्या होगा? सबसे सुंदर शहर होगा। लेकिन होता क्या है कि जो मैथ्यू जोवी थे उनका प्लेन एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। तो जैसे ही उनकी डेथ होती है उसके बाद जो पूरा के पूरा इनका कॉन्ट्रैक्ट था वो दिया गया ली कार्बोजी को। तो मैथ्यू जोवी को, ये अमेरिकन जो आर्किटेक्ट थे मैथ्यू जोवी, इनको जवाहरलाल नेहरू ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया कि एक ऐसा शहर बनाने का जो कि क्या होगा? पूरे देश का सबसे सुंदर शहर होगा। लेकिन उनकी एक्सीडेंटली डेथ होने की वजह से ये काम दे दिया जाता है किसको? ली कार्बोजी को। 1952 में उन्हें ये काम दिया गया। 3 साल, टोटल 3 इयर्स लगे ये पूरा होने में काम। और जैसे ही 1955 में चंडीगढ़ जो कि जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर था वो बनके तैयार होता है, तो हमारी हाई कोर्ट को शिफ्ट करवा दिया जाता है चंडीगढ़ में। तो 1955 में ये क्वेश्चन आ सकता है। 1955 में हमारी जो हाई कोर्ट थी उसे कहाँ शिफ्ट करवा दिया गया? चंडीगढ़ में, जो कि अभी तक शिमला चलती आ रही थी। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले चीफ जस्टिस जो आपके चंडीगढ़ हाई कोर्ट के थे वो कौन थे? तो वो याद रखना अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी। तो अमरनाथ भंडारी जो थे वो सबसे पहले चीफ जस्टिस थे। अगर हम बात करें हमारे हरियाणा पंजाब की, तो टोटल चीफ जस्टिस जो है वो अभी तक है 35 चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो 35वां नंबर यानी कि अब के जो आपके चीफ जस्टिस हैं वो है रविशंकर झा। और 34वां यानी कि उससे पहले अब कौन है? रविशंकर झा। और उससे पहले थे कृष्ण मुरारी। तो उससे पहले कौन थे स्टूडेंट्स? कृष्ण मुरारी। तो ये थे हमारे चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो अभी तक टोटल रह चुके हैं 35, जिसमें अभी हैं रविशंकर झा और 34 नंबर पर थे कृष्ण मुरारी। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या देखा कि जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा है? चंडीगढ़। और इसे डिजाइन करने के लिए उन्होंने एक पर्सन जो कि अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिनका क्या नाम था? मैथ्यू जोवी, उनको अपॉइंट किया गया था। लेकिन उनकी जैसे ही एक्सीडेंटली डेथ होती है उसके जस्ट बाद अपॉइंट कर दिया जाता है ली कार्बोजी को। 3 साल इस शहर को बनाने में लगे और जैसे ही ये शहर बनके 1955 में तैयार होता है उसके बाद हमारी जो हाई कोर्ट जो कि अभी तक शिमला में थी उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है चंडीगढ़ में। और जैसे ही ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ के आपसे पूछा जाएगा कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो पहले चीफ जस्टिस थे अमरनाथ भंडारी, जो कि आज तक के सभी चीफ जस्टिस में सबसे ज्यादा बार, सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले चीफ जस्टिस हैं। सबसे लंबे समय तक जो रहे हैं वो भी आपके अमरनाथ भंडारी ही हैं। टोटल हमारे चीफ जस्टिस अभी तक 35 हैं, जिसमें से अभी कौन से हैं? अभी हमारे चल रहे हैं रविशंकर झा और इससे पहले थे कृष्ण मुरारी। इसके अलावा आपसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैं नोट करवा देती हूँ। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर जो कि कौन सा था? चंडीगढ़। ठीक है। और वैसे अगर हम बात करें कि सपनों का शहर, और वैसे सपनों का शहर कौन सा है? तो वैसे है गुरुग्राम, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा है, जॉब फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है, तो इसलिए सपनों का शहर वैसे है गुड़गांव, यानी कि जो कि पहले था आप गुरुग्राम। तो गुरुग्राम जो है वो आपके वैसे सपनों का शहर है। और जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर पूछा जाए तो वो है चंडीगढ़। और हाँ, राजेंद्र प्रसाद
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, तो याद रखना फरीदाबाद, क्योंकि उन्होंने फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करवाई है। काफ़ी इंडस्ट्रीज, नई नई जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ पर लाने वाले ही राजेंद्र प्रसाद थे। तो राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर वो कौन सा था? फरीदाबाद। क्लियर? एक दो बातें और आपसे पूछी जाएंगी कि जो चंडीगढ़ शहर बना हुआ है ना, उसे ना मानव शरीर से यानी कि ह्यूमन बॉडी से कंपेयर किया गया है। तो कौन कौन सी जगह को किससे कंपेयर किया गया है वो देखिए। तो अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ को कंपेयर किया गया है मानव शरीर से, जो कि चंडीगढ़ में राजधानी परिसर, चंडीगढ़ में राजधानी परिसर है, राजधानी परिसर को हमारा फेफड़ा बोला जाता है। तो चंडीगढ़ का जो सिर है, सिर बोला जाता है राजधानी परिसर को। तो राजधानी परिसर को क्या बोला जाता है? चंडीगढ़ का सिर, जो कि सेक्टर 1 में है। इसके अलावा वहां के अगर पार्क की बात करें तो पार्क को बोला जाता है वहां के फेफड़े। तो चंडीगढ़ के जो फेफड़े हैं वो किसको बोला जाता है? वहां के पार्क को। ठीक है, तो ये 2-4 क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं। जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर चंडीगढ़, और वैसे ना जवाहरलाल नेहरू ना लिखा हो और वैसे पूछ लिया जाए कि सपनों का शहर क्या है? गुरुग्राम। राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर फरीदाबाद, और चंडीगढ़ को हमारे मानव शरीर के साथ जोड़ा गया है। तो चंडीगढ़ में जो राजधानी परिसर जो कि सेक्टर 1 में है उसको चंडीगढ़ का सिर बोला जाता है, और पार्क को बोला जाता है वहां के फेफड़े। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट को पहले क्या कहा जाता था? 1947 से पहले यह हाई कोर्ट कहाँ पर थी, बाद में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया। फिर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को मिला के पंजाब बना दिया गया, और जिसकी हमारी जो हाई कोर्ट थी वो रख दी गई शिमला में। तो वहाँ के चीफ जस्टिस कौन थे ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड ये 3-4 क्वेश्चन हमने देखे। ठीक है, उन्होंने किसको अपॉइंट किया था, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद किसे अपॉइंट किया, बनने में चंडीगढ़ को कितना टाइम लगा। तो ये सब क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको आज की क्लास समझ आई हो, अच्छे से क्लियर हुई हो, तो इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।